हेलो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल को लेकर के आए हैं। फिर से आज मेरी दूसरी कड़ी है। तो आज जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बिहार कहने का मतलब है कि बंगाल भी है। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर हम आए हैं। और जो हमारा ये सेशन चल रहा है अभी, ये बिहार स्पेशल को लेकर चल रहा है, खास के 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, सीडीपीओ एग्जामिनेशन। और जो अदर पीसीएस में तो बिहार पूछेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको बिहार दरोगा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कवरेज हो जाएगा। तो चलिए, हमने एक वीडियो कल दिया है, आज मेरा दूसरा वीडियो जा रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बिहार, बंगाल, उड़ीसा में उनका क्या संबंध रहा, क्या कनेक्शन रहा। तो इसका सीधा कनेक्शन हो जाता है ये प्लासी का युद्ध, इस पे हम आज फोकस करने वाले हैं, और बक्सर युद्ध फोकस करने वाले हैं। और फिर बिहार में कैसे ड्यूअल सिस्टम पैदा होता है, जिसको द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, उसके क्या परिणाम बिहार में होंगे। और उसके बाद जो है सो फिर बंगाल में जो अकाल आता है 1770 ईस्वी 70 में, और फिर उसके बाद उड़ीसा जो है आपको बिहार के पूर्णिया में आता है अकाल। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। उस अकाल से आगे सन्यासी विद्रोह हो जाता है शुरू। तो कल का मेरा दूसरा टॉपिक फिर हो जाएगा बिहार स्पेशल में ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और प्लस जो है जो जनजातीय आंदोलन हुए और कृषक आंदोलन हुए, उस पे हमारा टॉपिक कल रहेगा। तो आज आपको पता लग गया कि पूरी हिस्ट्री एक चेन में चलता है। हम जो आज बात कर रहे हैं इसका कल कनेक्शन होगा दूसरे टॉपिक से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारत के जितने भी प्रांत थे उस वक्त बंगाल में बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ प्रांत होता था, ये बहुत अमीर प्रांत था। क्योंकि अंग्रेज जो है बंगाल में अपनी कोठी सबसे पहले 1651 ईस्वी में स्थापित किया था। उस समय में सासूजा नाम का जो व्यक्ति था उससे अनुमति लिया था, और वो 3000 रुपीज में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार करने के अनुमति दे दिया था उनको। लेकिन आगे चल करके जब औरंगजेब का शासन शुरू होता है तो 1698 में वो 3 क्षेत्र कंपनी को देता है, जिसमें सुतनोती है, कोलकाता है और गोविंदपुर है। ये 3 क्षेत्र मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यहीं से बंगाल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है अपना कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन इस क्रम में आपको पूरे हिस्ट्री को समझने के लिए, जैसे कि आपको औरंगजेब की मृत्यु के बाद समझना पड़ेगा कि बंगाल में आखिर कौन कौन सूबेदार थे। क्योंकि वो देखा कि मुगल अब कमजोर हो गया औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, तो उसके बाद वहाँ के जो सूबेदार थे बंगाल के, वो उन्हें टैक्स भेजना बंद कर दिया, या बहुत कम टैक्स भेजा, जिससे मुगल की स्थिति तो फाइनेंशियल वीक होते ही चली गई थी और वीक हो गई। लेकिन धीरे धीरे देखा कि मुगल कोई एक्शन नहीं किया, तो परिणाम स्वरूप ये क्या कर रहा, ये सारे सूबेदार जो बंगाल वाले थे ये सब वहाँ के नवाब घोषित करे। तो इस हिसाब से देखिएगा तो सबसे पहला सूबेदार कह लीजिए, या अगर बंगाल का नवाब के एंगल से देखिएगा तो मुर्शिद कुली खां का दौर आता है। ये जो मुर्शिद कुली खां थे 1713 से लेकर 27 तक ये बंगाल के नवाब के तौर पर रहे हैं। मैंने कि ये 14 साल का इनका एक पीरियड रहा है। तो इनके 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना है, क्योंकि ये सारे जानने के बाद ही कनेक्ट कर पाएंगे आप कैसे कैसे कहानी बनी थी। तो मुर्शिद कुली खां जो है ये क्या किया था, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। ये जो मुर्शिदाबाद है ये भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है, तो वहां ले गया। तो सबसे पहला काम इसने यही किया था। दूसरा काम इसने जो है एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जो है डेवलप किया, जिसका नाम रखा था इजारेदारी व्यवस्था। ये क्वेश्चन पूछता है कि इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है कौन सा बंगाल नवाब ने किया था, तो मुर्शिद कुली खां आपको आंसर हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा काम इसने क्या किया था, किसानों को अग्रिम ऋण, जिसको तकावी ऋण कहा जाता था, इस तकावी ऋण की जो है शुरुआत इसने यहाँ पे किया था, ताकि लोगों से ज्यादा माल गुजारी वसूली की जा सके। तो ये मुर्शिद कुली खां का दौर हो गया। मैंने बता दिया 1713 से 27 का फेज रहा, और इसने 3 काम ध्यान में रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पूरी हिस्ट्री को चेन में समझना होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा जो नवाब आता है वहां पे शुजाउद्दीन आता है। क्या आता है, शुजाउद्दीन। ये 1727 से शुरू होता है इसका पीरियड, और 1739 ईस्वी तक आता है। ये कुछ ज्यादा नहीं करता है, ये अलवर्दी खां को जो है बिहार का नायब सूबेदार बना देता है, यानी डिप्टी सूबेदार बना देता है। और बनाने के बाद और कुछ ज्यादा ये नहीं करता, इसका कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अब तीसरा आता है सरफराज खां।
ये जो सरफराज है 1739 से 40 तक आता है। इसी सरफराज को गिरिया की युद्ध में, ये जो गिरिया जगह है बिहार के नालंदा में पड़ता है, उस गिरिया के युद्ध में मार देता है। और मारने के बाद क्या करता है, अलवर्दी खां सत्ता पे आ जाता है, यानी बंगाल का नवाब बन जाता है अलवर्दी खां। ये तो आपको ध्यान में रख लेना है। अब अलवर्दी खां के पास से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना। अलवर्दी खां आते आते इसने मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया। अभी तक के जो उपरोक्त 3 बंगाल नवाब मैंने बताए वो थोड़ा थोड़ा करके ब्रिटिश को, यानी थोड़ा थोड़ा करके मुगल को कुछ रेवेन्यू भेजा करते थे, लेकिन अलवर्दी खां आए तो ये रेवेन्यू देना मुगल को बंद कर दिया। पहला तो ये काम इसने किया। दूसरा लेकिन एक काम किया कि जो मराठा था उसमें बहुत इमरजेंस पर था, यानी मराठा का उत्कर्ष बहुत तेजी से हो रहा था, तो उस कड़ी में वो क्या कर रहा था कि उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है टैक्स, मतलब चौथ जो एक्सेप्ट करना पड़ा। यानी ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बंगाल नवाब कौन था जो मराठा के चौथ को एक्सेप्ट किया। चौथ की है तो 1/4 भाग जितना इनकम है उनका 1/4 हिस्सा टैक्स देना है, यानी 25%। और एक वो सरदेशमुखी टैक्स भी लगाता था जो कि 1/10%, यानी 10% होता था। 1/10 भाग होता 10%, लेकिन सरदेशमुखी नहीं दे रहा है, चौथ स्वीकार किया है। कौन किया? अलवर्दी खां ने किया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अलवर्दी खां के एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और आपको ध्यान में रखना है। अलवर्दी खां अपने नाती को, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, उसके आगे पलासी युद्ध कनेक्शन होगा तो अभी दूसरा हम बताएंगे उसके बाद। तो जो वो सिराजुद्दौला था उसको उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश जो है इनसे क्या करो भाई, एक मधुमक्खी की तरह है ये, अगर इस मधुमक्खी को नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देगी, अगर इस मधुमक्खी को छेड़ दोगे तो काट काट के खा जाएगी। ऐसा अलवर्दी खां का स्टेटमेंट है। इसने किसको समझाया? सिराजुद्दौला को समझाया। क्यों समझाया? उसको अलर्ट करने के लिए समझाया, क्योंकि अलवर्दी खां को ब्रिटिश के सभी चाल के बारे में जानकारी मिल गई थी। लेकिन सिराजुद्दौला क्या हुआ, उसको नहीं समझ सका, नहीं समझता तो देखिएगा पलासी युद्ध में लाएंगे सिराजुद्दौला को, कैसे पलासी युद्ध में उनकी हार होती है और अंत में उनकी हत्या भी कर दी जाती है मीरन के द्वारा, जो एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट रहेगा। तो देखिए इस तरह से इसको आप समझ गए सारा अलवर्दी खां को। अलवर्दी खां के समय में ही बंगाल में बहुत ज़्यादा मतलब राजस्व वगैरह अच्छा खासा आना, ये तो बंद कर दिया, तो बंगाल के विकास पे बहुत काम किया। तो इसलिए बोला जाता है कौन सा बंगाल नवाब था जिसके टाइम में बंगाल स्वर्ग बन गया, तो आंसर हो गया अलवर्दी खां। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नवाब, अब सिराजुद्दौला आता है। ये जो सिराजुद्दौला है अलवर्दी खां का नाती है। चूंकि अलवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था तो स्वाभाविक है उत्तराधिकारी सामने नहीं आएगा, तो वो नाती ही आएगा। नाती में सिराजुद्दौला सबसे योग समझता था। तो ये जो सिराजुद्दौला है 1756 ईस्वी में एक मनिहारी जगह है जो कि कटिहार में पड़ता है। उस मनिहारी जगह में शौकत जंग नाम का एक व्यक्ति है, यानी किसी का जो है वो दावेदार था, सत्ता का दावेदार था, वो भी नाती ही था अलवर्दी खां का। तो ये शौकत जंग है और एक घसीटी बेगम है जो इसकी वो मौसी होती है। तो ये 3 दावेदार आया था, लेकिन इस दावेदारी के जंग में आपको सिराजुद्दौला ही सत्ता का दावेदार हुआ और ये जीत गया। तो अंत में उसको मनिहारी में हरा देता है, आ जाता है। और इसी के समय में 20 जून 1756 को एक घटना हो जाती है, घटना घट जाती है जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं। एक छोटा सा कमरा है जिसमें 146 लोगों को डाल देता है और कमरा बंद कर देने के कारण उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। तो ब्लैक होल की घटना कुछ नहीं, बस एक छोटी सी घटना है, ये इसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को इसको करना पड़ा था मजबूरन, जब अंग्रेज का पलड़ा भारी पड़ गया इसके ऊपर, तब जाकर के इन्होंने एक संधि किया। उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। और आगे चल के 23 जून 1757, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, जो आपको डेट ध्यान में रखना है। और आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे कि पलासी युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे और उसके क्या रिजल्ट निकलेगा, वो आगे बात करेंगे, अभी आज ही बात करेंगे। अब देखिए ये हुआ सिराजुद्दौला रिलेटेड कुछ जानकारी दी है, ऐसे ही मिर्जाफर रिलेटेड भी कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको। जैसे मिर्जाफर है तो 1757 से 60 3 साल तक ये जो का पीरियड रहा इधर। इसमें इसको जैसा रॉबर्ट क्लाइव ने घुमाया ये वैसा घुमा, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली कहा गया,
जैसे कठपुतली नहीं देखते, आदमी जैसे घुमाएगा वैसे घूमते रहता है। कुछ लोग कठपुतली बना रहता है, अपना थिंकिंग कुछ सोच ही नहीं सकता है। जस्ट मिर्जाफर भी वही था, वो खुद सोचने की स्थिति में नहीं था। अंग्रेज जैसे घुमाया बस ऐसे घुमा, अंग्रेज जैसे घुमाया बस ऐसे घुमा, ये घूमते रहा। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते हैं इसको, रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली भी इसको कहते हैं। और प्लासी युद्ध में जो पराजय हुआ था सिराजुद्दौला का, इसको हराने वाला मिर्जाफर था, क्योंकि युद्ध के मैदान में मिर्जाफर जो है अंग्रेज के साइड से लड़ा था, जबकि सिराजुद्दौला विश्वास करके मिर्जाफर को अपना सेनापति घोषित करके भेजा था। लेकिन इसने क्या किया, युद्ध के मैदान में सेनापति का रोल नहीं किया, पर अंग्रेज के साइड से लड़ा। अब देखिए अगला आता है मीर कासिम। ये मीर कासिम कोई और नहीं है, मिर्जाफर का दामाद है। ये 1760 से 63 तक रहता है। ये मीर कासिम क्या करता है, राजधानी चेंज करता है। ये क्या करता है, अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आ जाता है और बंदूक फैक्ट्री बनाता है, क्योंकि समझ गया था अंग्रेज से मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसलिए बंदूक की फैक्ट्री बनाया, उसमें गोले तोप बंदूक ये सब सारा काम करना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेज की जो भुएं थी वो टेढ़ी हो गई, अंग्रेज की भुएं टेढ़ी हो गई, क्योंकि एक राजा अलवर्दी खां वहां का बना, यानी बंगाल नवाब, जिसने बंगाल को बहुत अच्छा विकसित किया। दूसरा यही कह सकते हैं मीर कासिम, जिसने बंगाल को डेवलप करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया। लेकिन इसके प्रयास का परिणाम क्या मिला, बक्सर युद्ध, क्योंकि बक्सर युद्ध में नवाब नहीं रहता है। 1763 में इसको हटा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा है कि मेरे लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए ये क्या किया, इसको हटा देता है। हटा देने के बाद जो है ये बेचारा पूरा तिलमिला जाता है, तिलमिला जाता है। तब अवध के नवाब से जाकर डील करता है। उसका जो मुगल शासक सालम द्वितीय से मिलकर, तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ता है। लेकिन अंग्रेज हारने वाला है नहीं, क्योंकि इस भारत के लोग ही तो अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे, तो अंग्रेज कहाँ से हारता। अंग्रेज को इनकी कमजोरी सारे पते थे, इनको अंग्रेज की मजबूती नहीं पता था और अंग्रेज की कमजोरी भी नहीं था पता। तो युद्ध हारा कैसे जाता। आप जब परीक्षा में बैठिएगा तो आपको बीपीएससी की क्या कमजोरी है आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और वही टीचर मैं हूँ जो बताते रहता हूँ ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए, क्योंकि ये वीडियो अभी अपलोड होगा, इसके बाद इकोनॉमिक्स को, इंडियन इकोनॉमी को अपलोड करेंगे एक वीडियो, और उसमें बताएंगे कौन टॉपिक आपको पढ़ना है। और इसके बाद गाइडेंस वाला लास्ट वो वीडियो होगा। उसके बाद जितने विषय पे वीडियो डाला हुआ है वो आपको डाला हुआ है, आप आराम से खोल खोल के देख सकते हैं, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ होगा। तो ये चीज़ देख लीजिए। मीर कासिम वाला भी कहानी आपको खत्म। अब मिर्जाफर, अब जैसे इस पे भारी पड़ा मीर कासिम अंग्रेजों पर, अब क्या क्या उसको बदल दिया, 63 में चेंज कर दिया, अब फिर से ले आया मिर्जाफर। ये जो मिर्जाफर है 1763 से लेकर 65 तक फिर से बन जाता है। आपको पता है यही मिर्जाफर जो क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली था, इसको अगेन ले आया। अब ये क्या करा, फिर से लाया तो केवल नमक कर लगाया मात्र 2.5%, बाकी सारा टैक्स छूट कर दिया अंग्रेज को। और बक्सर का युद्ध जब पूछेगा किसके समय हुआ तो मिर्जाफर के समय हुआ, तो बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला नवाब आता है निजाम उद्दौला। क्या आता है, निजाम उद्दौला। निजाम उद्दौला का जो फेज है 1765 से 66। निजाम उद्दौला कोई और नहीं, मिर्जाफर का पुत्र है, ठीक है। इसी के समय में इलाहाबाद की संधि होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किसके समय हुआ, तो निजाम उद्दौला के समय हुआ। और इलाहाबाद की संधि के साथ ही बंगाल में द्वैध शासन की भी शुरुआत हो जाती है। द्वैध शासन मतलब डुअल रूल। डुअल रूल का मतलब एक अंग्रेज का शासन और एक भारतीय का शासन, लेकिन जो पावर था उसमें अंग्रेज अपने पास रख लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल नाम मात्र का भारतीय को दे देगा। उसी को बोलते हैं डुअल शासन, जिसका जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। फिर इस द्वैध शासन को खत्म कब करेगा, तो वारेन हेस्टिंग के समय में खत्म होगा। किस एक्ट से खत्म होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से खत्म होगा। ऐसे करके समझ के पढ़ने की जरूरत है, एक बार समझ के पढ़ लेंगे सारा खेल खत्म है, ज्यादा पढ़ना नहीं। उसके बाद देखिए आगे आता है सैफ उद दौला। तो सैफ उद दौला जो है कोई ज्यादा कुछ नहीं करता है, इसके टाइम में सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसका जो फेज है 1766 से 70 का फेज है। इसी में प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ा जाता है, प्रशासन में प्रॉब्लम, कृषि का ह्रास हो जाता है, उद्योग की जो दक्षता है वो बिक पड़ जाता है, भारतीय व्यापार का विघटन हो जाता है, ये सारा है। लास्ट में आता है बंगाल नवाब के तौर पर मुबारक उद दौला। ये 1770 से लेकर 75 तक।
इसके टाइम में स्थिति और भयावह हो जाता है, क्योंकि द्वैत शासन का दौर चल रहा था, 73 में जाके खत्म होगा, तो द्वैत शासन अभी बीच में चल रहा था। तो इस समय में के.एम. पनिकर बोलते हैं कि बंगाल में डाकू का राज स्थापित हो गया। सोचिए, डाकू का राज, क्योंकि वह लूटपाट चलने लगा था। इसलिए इसी संदर्भ में पर्सिवल स्पीयर कहा था कि यहाँ बेशर्मी और लूट का दौर चल रहा है। तो ये सारा जो है मुबारक उद्दौला के समय में हो गया। इस तरह से वन बाय वन बंगाल के जो नवाब बने या मुगल की ओर से सूबेदार कह लीजिए, वो जो बने, उनका क्या क्या किसके टाइम में मेन काम हुआ वो हम आपको बता दिए। अब हम सीधे उतर आते हैं पलासी युद्ध। ये जो पलासी युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। लेकिन कोई युद्ध होगा आपको पता है, उसका बैकग्राउंड बहुत पीछे है। इस युद्ध के जो बैकग्राउंड है बहुत पीछे है। सबसे पहले इस युद्ध के अगर बैकग्राउंड को देखिएगा तो एक और आंतरिक रीजन है। अलवर्दी खां के चूंकि अपना पुत्र था नहीं, तो जो पुत्रियां थी, पुत्रिया में उसके नाती थे, उसका एक मामला था। और दूसरा मामला जो है फिर बाहर के लोग थे, बाहर के लोग जिस पे वो विश्वास किया, वो धोखाबाजी किया उनके साथ में अंग्रेज क्या किया, इनके जो दुश्मन थे उनको अपने साइड मिला लिया। और जब अपने साइड मिला लेगा तो पलासी युद्ध अंग्रेज नहीं जीतेगा तो और कौन जीतेगा, इसलिए अंग्रेज देखेगा जीत जाता है। यानी कि इस युद्ध में 3 जो है पहले दावेदार बन रहा था अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद, जो कि राजा बनना चाहता था या बंगाल का नवाब बनना चाहता था। जिसमें पहला दावेदार अलवर्दी खां की पुत्री घसीटी बेगम, वो अलवर्दी खां की पुत्री थी, वो चाहते थे हम यहाँ की शासिका बन जाए। एक अलवर्दी खां का नाती था, उसका नाम था शौकत जंग, वो भी चाहता था हम बंगाल नवाब बन जाए। एक अलवर्दी खां का सिराजुद्दौला जो है नाती है, तो अंत में सिराजुद्दौला ही बन पाया। ये बात आपको क्लियर है, सिराजुद्दौला बना, इन दोनों को मात दिया, अंग्रेज इन दोनों को अपने साइड कर लेगा। अब अलवर्दी खां क्या होता है, ये जो पसंद था अलवर्दी खां का सिराजुद्दौला था, लेकिन सत्ता संघर्ष आपको अंतिम में देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लड़ाई हुए हैं उस अंतिम में जो फाइनली जीत जाता था वही नवाब बनता था। जस्ट यहाँ भी वही हो रहा है। तो अंतिम में जो है आते आते अलवर्दी खां ही जो है, वो चाहता भी था सिराजुद्दौला ही बोले, लेकिन सिराजुद्दौला ही अंतिम में बंगाल नवाब बनता है। अब ये पलासी युद्ध तक पहुंचने से पहले कहानी को समझना पड़ेगा कि पलासी युद्ध का बैकग्राउंड क्या बना, क्यों बना। तो सबसे पहले तो आंतरिक में समझ के घसीटी बेगम शौकत जंग का मुद्दा, ठीक है। ये नहीं बना नवाब तो सोचा चलो ये बन गया तो असंतुष्ट हो गया, फिर उनको सहयोग तो करना है नहीं, जहाँ उनके खिलाफ कुछ माहौल बनेगा उसमें कूद पड़ना है, तो ये तो उन्होंने किया। दूसरा, कुछ हिंदू ऑफिसर्स भी थे, राजवल्लभ कृष्ण वल्लभ, ये भी चाहते थे कि बंगाल नवाब बन जाए। अब ये नहीं बन पाती, ये भी असंतुष्ट हो गए। फिर सिराज जो है बहुत कम उम्र में बंगाल नवाब बन जाता है, इसके बाद अनुभव का बहुत कम ही होता है। सिराज अलवर्दी खां की समस्याओं से परिचित था, लेकिन बखूबी जानता था कि बंगाल नवाब और अंग्रेजी कंपनी कई मुद्दे पर तनाव है, यह अलवर्दी खां को पता था। इसलिए उसने आगाह कर दिया था सिराजुद्दौला को, लेकिन सिराजुद्दौला उसके आगाह को नहीं मान पाया। इसलिए 1717 ईस्वी में फारुखसियर फरमान आया जो अंग्रेज के फेवर में आया। फारुखसियर जो है मुगल नवाब यानी मुगल शासक था, उसने क्या किया, बोला आप 3000 रुपया दे दीजिए, साल भर बिहार बंगाल उड़ीसा ये सब व्यापार करते रहिए। उसमें 10 तक दे दिया, 10 तक का मिसयूज अंग्रेज करता रहता था। 10 तक क्या था, ड्यूटी फ्री पास था। इससे क्या होता था, भारत में प्रवेश कर जाता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और उसके बाद क्या होता था, जो दूसरा कंपनी था अन यूरोप की कंपनी, पुर्तगाल की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, उसको भी ये 10 तक बेच देता था। इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसे बंगाल तंगहाली की ओर बढ़ गया, क्योंकि वहाँ का बंगाल का नवाब वेलफेयर तब कर सकता था जब उसको ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में जो है टैक्सेस आता, और टैक्स तो अंग्रेज यहाँ बहुत बड़ा घपला किए जा रहा है। तो इसकी जांच जब करवाएगा मीर कासिम आगे चल के, तो वही बक्सर युद्ध से पहले उसको हटा देगा, वो चीज़ वहाँ वो जांच करवा देता है। यहाँ पे ये सारी समस्या थी, और ये सब समस्या को अलवर्दी खां जहाँ है मरने से पहले अपने जो नाती है सिराजुद्दौला, जिसको वो खुद अवध माने बंगाल नवाब बनाना चाहते थे, उसको परिचित करा दिए थे अंग्रेजों की हर वो चाल से। फिर वो 10 रुपयों के बाद बंगाल में फैक्ट्री के किलेबंद का प्रश्न, जहाँ जहाँ फैक्ट्री तो वहाँ कुछ जगह किलाबंद अंग्रेज कर लिया। तो किलाबंद कर लेगा तो उसके अंदर क्या रख रहा है नहीं रख रहा है किसी को पता तो चल नहीं रहा था, तो किलेबंद फैक्ट्री का हो गया ऐसे। और फैक्ट्री के भीतर हथियार संग्रह का भी प्रश्न उठा, और 2 यूरोपीय कंपनी के बीच वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि अंग्रेज जो है चाह रहा था हम आगे बढ़ जाए, उधर फ्रांस चाह रहा था हम आगे बढ़ जाए, पुर्तगाल चाह रहा था हम आगे बढ़ जाए। तो जितना तमाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अन कंपनी आई, वो सब अपना अपना हित को देख रहा था।
अब देखिए, अब आखिर मामला क्या फंसा, तो राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ जो है इसको अंग्रेज अपने कैंप पे संरक्षण दे देता है। और देने के बाद 1756 ईस्वी में जो है करता क्या है मीर कासिम सिराजुद्दौला, क्योंकि इसके बाद एक्सपीरियंस कम है, तो कुछ क्षेत्र पे अटैक कर देता है। जो अंग्रेज यहाँ फैक्ट्री बना रखा था बिना सोचे समझे उसके फैक्ट्री को ब्रेक कर देता है। पहला कोलकाता है, वो एक फैक्ट्री है, उसको ब्रेक कर देता है। दूसरा फोर्ट विलियम है, इसको कर देता है। तीसरा कासिम बाजार है। चौथा हरिहरपुर है। पांचवा हुगली है। ये जो 5-6 क्षेत्र आपको हम बताए, इस क्षेत्र में आक्रमण एक तरह से सीधे अंग्रेजी ठिकाने द्वारा किया जाता है। और इस आक्रमण में ब्लैक होल की जो घटना है जो 20 जून 1757 को होती है, इस घटना में 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी जो है आपको खिड़की थी लगे हुए, ठीक है। तो इसमें 146 में से बताया जाता है 23 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि उनका जो है 23 लोगों का जो है कहीं न कहीं मतलब वो दम जो है, मतलब वो 23 लोग जो है बचा, 146 में 23 लोग ही बचा, यानी कहने का मतलब 123 लोग मारा गया। 123 लोग मारा गया, फिर दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है जिम्मेदार भी इसकी बोला गया कि सिराजुद्दौला ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस तरह से ये किया है। और ये जो है सिराजुद्दौला का अनुभव की कमी की वजह से ऐसा हो पाया था। उसके बाद एक काम और ही क्या करा था, मणिकचंद कोलकाता की जिम्मेदारी इसको दे दिया था मणिकचंद को। ये अस्थिर व्यक्ति था, जब एक सत्ता वो स्थिर व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं तो सोचिए क्या होता होगा। तो ये वाला भी एक पॉइंट है। अब जो है ये सब कर दिया तो अंग्रेज के जितने ठिकाना थे उस ठिकाने पर हमला एक तरह से अटैक करके उसको कहा भैया आप जल्दी से लेके चले जाओ। पहले तो टाइम लाइन दिया था कि इतना से इतना टाइम तक जाना है, नहीं गया तो फिर वो हो गया था। अब ये जो सेना था सब सोचा ना कि अब हम लोग दक्षिण में मेरा अंग्रेज सेना लड़ रहा है तो कुछ लड़ने के लिए सेना भी तो चाहिए ना। तो ये सेना क्या हुआ, फुल्टा में अंग्रेज का सेना रुक गया, कोई बंगाल से तो भगा दिया। फुल्टा जो है उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर एरिया पड़ता था, तो वहाँ रुक गया और वहाँ से वेट करने लगा सेना का, ताकि वो आएगा सेना जो कि कार्नेटिक युद्ध चल रहा है इस वक्त, तो उस युद्ध से जो लौट के सेना आएगा तो वो इसका सहयोग कर पाएगा। तो इसलिए फुल्टा के पास रुक गया और कुछ नहीं किया। इस तरह सिराजुद्दौला ये जो अस्थायी कार्रवाई था इसको परमानेंट कार्रवाई समझ लिया। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज धीरे धीरे फिर से लौटा, स्टेबल हुआ और इसको देखिए किस तरह से कर दिया, सब कहानी आपको पता है। अब देखिए एक अलीनगर की संधि होती है, ये 9 फरवरी 1757 ईस्वी को होती है। अलीनगर की संधि होती है। ये जो अलीनगर की संधि है, ये संधि जो है सिराज जो है बंगाल की कार्रवाई के बाद जो सारा दोष था वो डाल दिया किसके ऊपर, अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के ऊपर डाल दिया। अब जब डाल दिया तो ये मजबूर होकर इसको संधि करना पड़ा। पहला संधि कोलकाता के जो इंचार्ज हैं उसका नाम था मानिकचंद, को बोला अपने पक्ष में मिलाया गया। ये वो तर्क दिए थे, बोले जब मानिकचंद को अपने पक्ष में मिला लिया तब तो कोई बातें नहीं है। दूसरा कोलकाता और फोर्ट विलियम अंग्रेज जो है 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कब्जा जमा लिया कोलकाता और फोर्ट विलियम पे। तो ये भी आपको ठीक है। फिर सिराज को जो है पता नहीं था कि क्या गुल खिल रहा है, सिराज तो विश्वास कर लिया सब लोग पे। उसमें से जो है मीर मर्दान जो है और मोहनलाल ये दोनों ईमानदारी से लड़ा और अंत में ये दोनों मारा जाएगा। अंत में ये दोनों क्या होता है, मारा जाता है। तो आपको बताएंगे कि युद्ध मैदान में क्या क्या हुआ, कौन जीवित रहा कौन मरा। जैसे देखिए कंपनी की जो नुकसान है इसकी भरपाई बोला सिराजुद्दौला करेंगे। जब कंपनी का क्या नुकसान हुआ था, ये उसको तोड़ा ही तो था, इसलिए तोड़ा था कि बात नहीं माना था। बात मान लेता शुरू से तोड़ने का नौबत नहीं आता, तो उसमें नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है। नुकसान तो खुद ही कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि क्या कैसे कैसे करना है, ग्रिल फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या करना है क्या करना है। तो चलिए वो अलग चीज़ है, वो इकोनॉमी का मैटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि कोलकाता का जो मानिकचंद था इसको दे दिया ये, और देने के बाद जो है कोलकाता और फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों ने पुनः 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो सिराजुद्दौला को पता ही नहीं चला, क्योंकि क्या कर दिया, वो अस्थिर व्यक्ति को दे दिया सत्ता, वो अस्थिर व्यक्ति को सत्ता दे दिया तो सिराजुद्दौला जो है मजबूर होकर अलीनगर संधि के लिए बाध्य हो गया। अब अलीनगर की संधि देखिए, अलीनगर नाम से स्पष्ट है। अलीनगर जो है कहाँ पे, कोलकाता में। कहाँ पे, ये कोलकाता में। कोलकाता का पुराना नाम अलीनगर कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे दे दिया। और अंग्रेज क्या किया कि सारा का सारा जो है ये जो है युद्ध का जो है मतलब ये जो नुकसान पहुंचाया था, जो जगह फैक्ट्री पे हमला करा था, उसकी जिम्मेदारी ठहरा दिया इसको। और जब ठहरा दिया तो उसमें जो है इस तरह से फरोख्शियर का जो फरमान था इसका भी दुरुपयोग का आरोप लगाया। बोला जब हमको राजा ही मुगल दिया है तो आप क्यों बोल रहे हैं बार बार, तो उस पर सवाल बोला नहीं रेज करिएगा। फिर मेरी कंपनी का जो नुकसान हुआ बोला वो भी भरपाई आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे करके कुछ कंडीशन उसमें उसने रखे थे। और इस कंडीशन के उपरांत जो है अलीनगर की संधि जो हुई वो कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में हो गई और इनके इन फेवर में हो गए। ठीक है, अब देखिए चौथा रीजन ये आया कि अलीनगर संधि के बाद जो है अंत में आरोप भी मर दिया कि अलीनगर संधि का उल्लंघन जो है अगर ये करता है नवाब तो फिर माना जाएगा कि इसका उल्लंघन हुआ, यानी युद्ध फिर तैयार रहे युद्ध के लिए, क्योंकि अंग्रेज को पता था कि हम मजबूत हो गए। अब अंग्रेज कुछ नहीं कर रहा है, कैसे अंग्रेज मजबूत हुआ वो चीज को रहस्य को समझिए। अंग्रेज जो है कुछ इनके जो है 6 व्यक्ति को अपने साइड मिला लिया, कुछ नहीं किया। इनके 6 व्यक्ति को, जो 6 व्यक्ति मेजर थे सिराजुद्दौला के साइड से, उनको क्या किया अपने साइड मिला लिया। जैसे उदाहरण के लिए जो मीर जाफर है, मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का सेनापति है, इसको मिला लेगा, तो ये एक पॉइंट होगा। दूसरा देखिए मीरन है, मीरन का पुत्र जो है इसको वो अपने साइड कर लेगा। तीसरा है यार लतीफ खान, सिराज का व्यक्तिगत स्टाफ है, इसको मिला लेगा। फिर दुर्लभ राय है, सिराज की सेना का उच्च पदस्थ अधिकारी है, इसको मिला लेगा। एक जगत सेठ है जो फतेह खां के नाम से जाना जाता है, उसको अपने साइड मिला लेगा। अब देखिए एक लास्ट व्यक्ति है अमित चंद, ये एक संपन्न व्यापारी है, इसको षड्यंत्र की जानकारी मिल गई थी। ये जो है पता लग गया था कि सिराजुद्दौला के साथ क्या होने वाला है, मीर जाफर कैसे मिल गया है, तो इनके साथ जो है कुछ रकम दे करके 5% जो है बोला रकम देंगे, आप पोल नहीं खोलिएगा। इस मकसद से इसके साथ क्लाइव क्या एक डील कर लिया। तो ये कुछ व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति जिनको अंग्रेज अपने पक्ष में किया और प्लासी युद्ध को एक तरफा जीत लिया। कुछ था ही नहीं प्लासी युद्ध में, अंग्रेज को कुछ बुझाया ही नहीं। अब दोनों को सेना को मिलाइए। ये प्लासी युद्ध क्या होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। यह युद्ध जो है बंगाल नवाब सिराजुद्दौला बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। और यह युद्ध भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद के निकट पलासी जगह पर हुआ। इसमें देखिए पलरा के हिसाब से देखिए, अगर तराजू को 2 पलरा लेते हैं तो इसमें पलरा सिराजुद्दौला का भारी था, लेकिन सिराजुद्दौला के साथ तो धोखाबाजी हो रहा था। तो जो सिराजुद्दौला है इस युद्ध में 4 सेनापति उतारता है। कितना सेनापति? 4 सेनापति उतारता है। 18,000 घुड़सवार सैनिक उतारता है, सोचिए। 45,000 पैदल सैनिक उतारता है और 53 तोप लेके युद्ध लड़ने जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो षड्यंत्र हो चुका था इनके साथ, इनको पता ही नहीं चला था। इतना शक्तिशाली सेना उतारने के बाद भी यह युद्ध महज 9 बजे शुरू हुआ, 3 बजे अंत हो गया। जिसमें 4 सेनापति अगर बोले तो मीर जाफर था, राय दुर्लभ था, मीर मर्दान था और मोहनलाल था। ये 4 सेनापति जो है इसमें थे। और चारों के चारों सेनापति में देखिए 2 सेनापति युद्ध में मारे जाते हैं, क्योंकि वो सिराजुद्दौला के पक्ष से ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे थे, जिसका नाम है मीर मर्दान और मोहनलाल। अब देखिए अंग्रेज की तरफ से, देखिए अंग्रेज के पलरा को देखिए। तो अंग्रेज की तरफ से क्या है, एक रॉबर्ट क्लाइव है और एक आयरकुट है। ये 2 व्यक्ति उसके साइड से हैं, जिसमें कि 800 जो है यूरोपियन सैनिक है उसके अंग्रेज की ओर से, 2100 भारतीय सैनिक है। और बंदूक में कुछ टाइप बंदूक है, जैसे मैच लॉक बंदूक है, फ्लिंट लॉक बंदूक है, व्हील लॉक बंदूक है, ऐसे कुछ बंदूक है इनके पास। और दोनों पक्ष का युद्ध होता है। युद्ध में आपको पता है अंग्रेज तब भी मजबूत है, क्यों कि उधर से जो मीर जाफर है वो अंग्रेज के साइड आ जाता है। ठीक है ना, और अमित चंद वगैरह सबको मिला ही लिया था, तो सब अंग्रेज के साइड से था। खाली नाम मात्र के लिए वो सिराजुद्दौला की तरफ से चला गया था, लेकिन वो फाइनल रूप से अगर देखा अंग्रेज के साइड था। इसे युद्ध को तो जितना अंग्रेज को ही था, अंग्रेज इस रहस्य को पहले से जान चुका था। अब दिमाग में आएगा कि सर ये युद्ध तो हो गया। अंत में ये युद्ध के 2 दिन बाद 23 जून 1757 को पलासी युद्ध हुआ ना, तब 25 जून को सिराजुद्दौला मारा जाता है।
सिराजुद्दौला मारा जाता है। किसने मारा? मीर मर्दान ने मारा, ठीक है, यानी कि मीरन मारा, सॉरी, मीर मर्दान ने मारा, मीरन ने मारा, मीरन मार दिया। मीरन कौन था? मीर जाफर का बेटा था, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब इस युद्ध के कुछ परिणाम निकलेंगे। अगर इस परिणाम को हम देखेंगे तो इसने ब्रिटिश सत्ता को क्या किया? भारत में मजबूत कर दिया। ब्रिटिश सत्ता क्या कर दिया? भारत में मजबूत कर दिया। जब ब्रिटिश सत्ता भारत में मजबूत हो गया तब बंगाल की विजय के उपरांत जो है बहुत सारे धन अंग्रेज को मिलेगा। जब मिलेगा तो फ्रेंच को मतलब समाप्त करने में भूमिका होगी, क्योंकि फ्रेंच उसको टक्कर दे रहा था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वो समाप्त करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। वो अंग्रेज देखिए किंग मेकर की भूमिका में आ गया। अंग्रेज क्या हो गया? किंग मेकर, राजा बनाना, जिसको मन हुआ बदल देना। जैसे लगेगा मिर्जाफर से फायदा हो रहा है उसको नवाब रखेगा, जैसे लगेगा मिर्जाफर से घाटा हो रहा है उसको बदल देगा। इस तरह से ओवरऑल देखिएगा, एनालिसिस करिएगा हिस्ट्री को, तो प्लासी युद्ध के उपरांत क्या होता है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, जो कि 1750 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। साथ ही साथ वैज्ञानिक क्रांति की भी वहां शुरुआत होती है। वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति सब साथ चलता रहता है। इससे क्या होता है? उस क्रांति को संपन्न करने में जो बंगाल का धन था वो यूज हो गया, और बंगाल के धन का इस्तेमाल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को बहुत मजबूत करी। इतना मजबूत कर ली कि उसके बाद फ्रेंच टिक ही नहीं सकती थी इसके सामने, और अन्य कोई भी यूरोपीय कंपनी नहीं टिकी। एक छत्र राज जो है अंग्रेज का स्थापित हो गया। और आते आते जो है प्लासी युद्ध के बाद कहा जाए तो लॉर्ड क्लाइव जो है मिर्जाफर को जब बंगाल का नवाब बना देता है तो उसके साथ वो एक बार पटना भी आता है, ठीक है, उसके साथ वो क्या आता है? पटना आता है। तो ये कहानी देखिए बिहार से जुड़ गया, तो इतना बात आपको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब दूसरी कहानी, एक कहानी समाप्त हुई, अब दूसरी कहानी बक्सर युद्ध शुरू होता है। जो बक्सर युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। अब 22 अक्टूबर 1764 ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में 23 अक्टूबर 1764 देता है तो उस स्थिति में 22 अक्टूबर 1764 नहीं देगा, दोनों डेट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। 22 अक्टूबर वाला रहेगा तो उसको ही टिक कीजिएगा। मान लीजिए 22 नहीं दिया तो 23 अक्टूबर पर सोचिएगा आंसर देने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ डेट देगा तो मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए जो बक्सर युद्ध है, आपको पता है कि बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की जब स्थापना हो गई तो ये फाइनल रूप से अब हो गए। अब इसके बाद अंग्रेज को कोई युद्ध नहीं लड़ना है बंगाल में, ये फाइनल युद्ध है। इस युद्ध के बाद अंग्रेज अपने आप को मजबूत कर लेगा, मजबूती से स्थापित कर लेगा, ठीक है। प्लासी युद्ध अगर टेलर है तो बक्सर युद्ध कहा जाएगा फाइनल मैच है। जैसे अगर सेमीफाइनल उसको बोलिएगा तो इसको फाइनल मैच बोलिएगा, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में देखिए क्या है, क्योंकि आप देखे थे जब प्लासी युद्ध हुआ तो बंगाल नवाब बना था मिर्जाफर। मिर्जाफर को बनाया 1757 से 1760। अब मिर्जाफर अंग्रेजों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा था। अंग्रेज की जो आवश्यकताएं थी दिन व दिन बढ़ रही थी, वो बंगाल नवाब से जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो बंगाल नवाब से अब कहा कि नहीं, अब नवाब बदलेंगे, दूसरा नवाब जैसे आएगा वो हमको धन देगा, फिर हमको पैसा पैसा हो जाएगा। तो देखिए जब ये आया था नवाब बन के मिर्जाफर, जब ये नवाब बन के मिर्जाफर आया था तो 1,73,96,761 रुपया जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी को दिया था, घूस के रूप में कहा जाए तो। क्योंकि मिर्जाफर को लगा कि हमको तो नवाब बना दिया ये अंग्रेज, जब अंग्रेज ने उसको नवाब नहीं बनाया था। अगर काश वो सिराजुद्दौला का साथ देता तो अंग्रेज नहीं टिकता प्लासी युद्ध में। जो शक्ति मैंने सेनाओं के तो आधार पर बताया कि उनकी क्या शक्ति थी। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो है कंपनी दस्तक इस्तेमाल भी दे दिया था, परमिशन बंगाल में दे दिया था, सब कुछ दे दिया। तब तो बंगाल कंगाल हो गया, कुछ को रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है तो बंगाल कंगाल नहीं होगा। इवन इसके अलावा बहुत सारे मोनोपोली, जैसे पटना में सोरा व्यापार, उसके 100% मोनोपोली ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद कंपनी को जो है बंगाल झारखंड में सोरा के 100% का अधिकार, यानी ये कोई दूसरी कंपनी नहीं लेगा सोरा, सोचिए। इसके अलावा 24 परगना की जो जमींदारी क्षेत्र थी उसके 15 लाख रुपया आते थे, वो भी बोला अंग्रेज आप लीजिए। सोचिए कितना दिल खोल दिया था मिर्जाफर। और जब इतना दिल खोल देगा तो कंगाल नहीं होगा बंगाल। जो कंगाल बंगाल हो गया तो स्वाभाविक बात है कि अब जो है ये अंग्रेज भी कहेगा ये तो बंगाल कंगाल हो गया।
और अंग्रेज की आवश्यकताएं बढ़ रही थी, तो फिर से दूसरा व्यक्ति को सत्ता पिलाना चाहेगा। तो दूसरा व्यक्ति उसको कौन मिलेगा? दूसरा मुर्गी मिलता है, इसी का मुर्गा मुर्गी मिलता है। मीर जाफर है, मीर जाफर का दामाद को पकड़ लेता है, उसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है? मीर कासिम। मीर कासिम को पकड़ के ले आया। अब मीर कासिम को बोला भैया अब आपको हम बंगाल नवाब बना देते हैं, क्योंकि अंग्रेज को कुछ पैसा वसूलना था तो बना देता है उसको, ठीक है। और इसके ऊपर आरोप लगा देता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किए, तो अब बंगाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया, बंगाल को पूरा बर्बाद कर दिए। तो बोला ठीक है भैया अब आता है। अब आता है वो भी क्या करता है? दिल खोल के देता है इसको। क्या करता है? दिल खोल के बोलता है ठीक है, फरोख्शियर का जो फरमान है हम उसको मान लेते हैं। तो वो फिर अलो कर देता है अंग्रेज को, कहा ठीक है भाई यही तुमको चाहिए था। दूसरा बोलता है कि चुंगी मुक्त व्यापार बंगाल में अंग्रेज करते रहेगा, कोई सवाल नहीं करने वाले हम। फिर बोला जो कंपनी बंगाल क्षेत्र में सीमेंट और चूना व्यापार करेगी उसके 50% मोनोपोली देंगे हम, आधा देगा, 50% ब्रिटिश को दे देगा वो। फिर सिक्का ढालने का परमिशन दे देगा, सोचिए। इसलिए कहा जाता है इतिहास में जिसका सिक्का डल गया समझिए उसकी सत्ता चल पड़ेगी, उसका शासक बन जाता है, साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो सोचिए मुगल राजा होते हुए सिक्का डालने का इसको परमिशन मिल गया, सोचने का बात है। उसके बाद 3 जिला था, उसकी जमींदारी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम ने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया मीर कासिम। और वो 3 क्षेत्र था, मिदनापुर, बर्धमान और चिटगांव, जहां से आता था 75 लाख रुपए। सोचिए 75 लाख रुपए वार्षिक आता था। और इसके बाद देखिए वो क्षेत्र दे दिया अंग्रेज को, फिर 25 लाख रुपया उसके कर्मचारी को, उसके अधिकारी को दिया। इस तरह से 1763 आते आते कंपनी और मीर कासिम भी जब टकराव शुरू होगा, इतना कुछ दे दिया। अब तब भी देख रहा था कि बंगाल का कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि दस्तक जो दे रहा था अंग्रेज को, दस्तक का मतलब परमिशन लेटर होगा, ड्यूटी फ्री पास होता था, ये दे दिया अंग्रेज को। अंग्रेज क्या करता था? अपने दूसरे कंपनी को दे देता था, वो भी इसके कारण प्रवेश कर जाता था भारत में और लगान घट जाता था इसका। तो सोचा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो जांच करवाया तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया तो वित्तीय सुधार करने शुरू कर दिया। वित्तीय में क्या किया? सरकारी खर्च में कमी करना सोचा, प्रांतीय हिसाब की जांच करवा दिया, वो भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति कुर्की जब्ती करवा दिया, बकाया वसूली पर बहुत ध्यान दिया, लगान व्यवस्था में सुधार करवा दिया। इससे इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। जब किसी व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ेगी, अंग्रेज कैसे बर्दाश्त कर लेता? अंग्रेज को तो लग रहा था यार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी तो मेरे लिए टेंशन पैदा करेगा। अंग्रेज तुरंत विकल्प निकाला, कहा इसको हटा देते हैं। तुरंत उसको हटाने के लिए सोचने लगा, ये चीज का नहीं हटेंगे नहीं, कैसे हट जाएंगे हम, इतना चीज दे के आए हैं आपको, हम हटने के लिए आए हैं। अंग्रेज की भुएं टेढ़ी हो गई। इसके अलावा और भी कई क्रांतिकारी काम इन्होंने किया। सैन्य सुधार के चक्कर में राजधानी मुंगेर लेकर आया, वहां बंदूक की फैक्ट्री बनवाया इन्होंने, विदेश से घोड़े आयात करवाया इन्होंने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाया इन्होंने, सैनिकों के जो वेतन थे 60% इन्होंने बढ़ा दिए, सैनिकों के वेतन को नियमित कर दिया। ऐसे कई काम इन्होंने सैन्य क्षेत्र में किया। राजधानी परिवर्तन वाला इशू देखवे किए। और एक व्यक्ति राम नारायण था जो पटना का रहने वाला था, ये पटना का डिप्टी सूबेदार था, जो है सूबेदार था। और ये जो उप सूबेदार था, ये जो है व्यक्ति नवाब को नवाब नहीं मानता था, ये अंग्रेज की ओर से काम करते रहता था। और अंग्रेज इसके माथा पे जो है हाथ दिए हुए था, यानी सिर पर हाथ दिए हुए था अंग्रेज। और अंत में अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम का जो मामला बिगड़ा तो इसको बुलाया पटना राम नारायण को, और राम नारायण पटना नहीं गया, इनको मरवा दिया। इससे अंग्रेज की भुएं और टेढ़ी हो गई। अब चुंगी का मामला देखिए। चुंगी जो ब्रिटिश कंपनी लगातार दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, इससे बंगाल का राजस्व घट रहा था, इसकी जांच करवा दिया जो बताया। अब ये सब चीज अंग्रेज को तो अच्छा लगेगा नहीं। जब तक रिलेशन लोग का बना रहता जब तक उसका लिए करते रहिए, अपने घर में भी देखिए, अपने भाई को जब तक देते रहिए बहुत खुश रहेगा। और जिस दिन भाई को देना बंद कर दिए, बहन को देना बंद, उसी कमी निकालना शुरू कर देगा आपके अंदर। यही दुनिया का है। और अंग्रेज को जब तक ही देता रहा तब तक अंग्रेज खुश। अब अंग्रेज को तब कड़ाई कर दिया था अंग्रेज नाराज। अब इसका विकल्प के तौर पर फिर से मीर जाफर को ले आता है, 63 में इसको हटा देता है। इसलिए बक्सर युद्ध जो होता है मीर जाफर के टाइम में होता है, मीर कासिम को हटा देता है 63 में ही। युद्ध तो 64 में होगा। अब युद्ध के लिए तैयारी करेगा, ठीक है ना, इसलिए गठबंधन बनाएगा। अब इसमें गठबंधन में देखिए 1.5 लाख लोग इसमें भाग लेगा। सोचिए 1.5 लाख लोग, जिसमें 75% सैनिक अवध क्षेत्र से लेगा। और अवध क्षेत्र से लेगा, मुगल नवाब को अपने साइड करेगा,
ठीक है। और उसके बाद जो है फिर भी ये बेचारा जो है युद्ध हार जाएगा, युद्ध हार जाएगा और अत्यंत विपन्न अवस्था में 1777 ईस्वी में इसकी दिल्ली में मृत्यु होती है। अज्ञातवास तरह से बुझिए तो जीवन इन्होंने बिताया। अब मरने के बाद एक कपड़ा भी सिर पे रखने वाला कोई नहीं था, शरीर पे रखने वाला कोई नहीं था। अंत में सोचिए इस पे क्या बीता होगा। एक राहगीर जाते जाते बोला था, देखो ये व्यक्ति कभी बंगाल का शासक था और इसके पास आज एक कपड़ा भी नहीं है कोई देने के लिए, यानी कपड़ा भी ढकने वाला नहीं था। तब उस राहगीर ने उसको अपना एक चादर उतार करके डाल दिया था। ठीक है। अब देखिए अब फंसा कौन इसमें, जाल के फंस में दो आदमी फंसा, वो तो भाग निकला मीर कासिम, फंसा दो व्यक्ति। एक अवध नवाब जो इसको सहयोग किया था, ठीक है ना, अवध नवाब जो सहयोग किया था, है ना, वो फंस गया। और दूसरा जो है मुगल शासक, तो मुगल शासक तो देख लिया भाई ये हारने वाला है, तो सीधे आ गया शाह आलम द्वितीय आ गया इसके ओर, अंग्रेज की ओर। कहा भैया अब हम आपसे संधि करना चाहते हैं। इसको पता लग गया कि तो हार जाएगा, तो अब हम डील किससे करेंगे, अंग्रेज से पहले से संधि करने के लिए तैयार है। अभी इलाहाबाद संधि होगी, टाइम है, लेकिन पहले से चलिए संधि कर लेते हैं, पहले जल्दी संधि कर लेते हैं। सोचिए क्या स्थिति रहा होगा उसमें देश का। और उसके बाद जो है ये बेचारा दूसरा जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, वो बुरी तरह से फंस गया। तो एक अंग्रेज संधि करेगा सुजाउद्दौला के साथ, एक संधि अंग्रेज करेगा आपको शाह आलम द्वितीय के साथ, मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय के साथ। अब समझिए कि ये दो फेज की इलाहाबाद की संधि होगी। कब होगी इलाहाबाद की संधि? 1765 ईस्वी में होगी। और 1765 दो फेज में होगी। एक फेज होगा इसका 12 अगस्त 1765। जो पहला संधि होगा वो बंगाल के मुगल राजा से होगा, जो शाह आलम द्वितीय से होगा। और 4 दिन के बाद दूसरा डील होगा, 16 अगस्त 1765 होगा। ये जो डील होगा वो होगा आपको सुजाउद्दौला के साथ होगा। किसके साथ होगा? सुजाउद्दौला के साथ होगा, जो कि इस समय में अवध के नवाब है। लेकिन ये जो दोनों डील होगा, इस समय में बंगाल का नवाब कौन होगा? तो इस समय बंगाल का नवाब जो होगा नज्म उद्दौला होगा। यानी आपको यहाँ से 3 फैक्ट पे गौर करना है। कुछ भी इसमें से क्वेश्चन बनेगा आप पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं आपके ध्यान को वहां पे ले जा रहा हूँ। तो ये चीजें हो गई। अब डील देखिए, अब डील जब शाह आलम द्वितीय वाले से होगा, यानी पहला 12 अगस्त 1765 मुगल नवाब वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब डील होगा, तो इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। दूसरा, सम्राट को अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। करा और इलाहाबाद का जिला सम्राट को अवध के नवाब से लेकर दे दिया गया। ये हो गया दूसरा। तीसरा काम, 26 लाख रुपया यहाँ से मुगल को पेंशन के रूप में अंग्रेज देगा। एक पेंशन राशि तय कर देगा 26 लाख रुपया, वो मुगल को मिलता रहेगा। तो ये इलाहाबाद की संधि हो गई, जो कि मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ। लेकिन दूसरा फेज की इलाहाबाद की संधि है, जो 4 दिन बाद होने वाले हैं, 16 अगस्त 1765। इसमें क्या करेगा? अवध नवाब सुजाउद्दौला और इधर से क्लाइव रहता है, क्लाइव के बीच होता है। इस संधि में अवध के जो राज है करा है, इलाहाबाद, इसको छोड़ करके नवाब को वापस मिल जाएगा। यानी करा इलाहाबाद का क्षेत्र नहीं रहेगा इसके पास, बाकी दे देगा। दूसरा, कंपनी को 50 लाख रुपये और चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त होगा। यानी 50 लाख रुपया क्या करेगा? कंपनी लेगा, जिसमें चुनार के दुर्ग अवध से लेगा, ये भी है। उसके बाद एक अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा ले लेगा। ये चीज कभी नहीं छोड़ता था अंग्रेज, हमेशा कर मुक्त, फ्री ट्रेड उसको चाहिए, तो फ्री ट्रेड का परमिशन ले लेगा। तो ये चीज इनसे हो गया। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब ये सब सारा खेल हुआ, अब अंग्रेज अपने गिरफ्त में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को ले लिया। यानी कि कोई भी मालिक बनेगा तो मालिक तब होता है जब 2 अधिकार उसके पास आता है। एक अधिकार को बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अधिकार, एक अधिकार बोलते हैं टैक्स वसूली करने का अधिकार। जब टैक्स वसूली करने का अधिकार होता है उसको दीवानी राइट बोलते हैं। और जब हम लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अधिकार को देखते हैं तो उसको निजामत हक बोलते हैं। ये दोनों हक मिला दीजिए, इसको मालिकाना हक बोलते हैं। अंग्रेज दोनों ले लिया। जो निजामत हक है ये मुगल राजा से ले लिया, और दीवानी हक जो राजस्व वाला है वहां के बंगाल नवाब से नज्म उद्दौला से ले लिया। तो दोनों ले लिया, मालिक बन गया अंग्रेज। यहाँ से 65 में। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वास्तविक मालिकिन कम से बन गए। तो आंसर देना है बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि।
क्लियर है? बक्सर युद्ध के बाद जो क्वेश्चन देगा उस हिसाब से, या संधि हो गया इलाहाबाद तो वहां से। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। अब बंगाल में द्वैत शासन का दौर चलेगा, डुअल रूल शुरू हो जाएगा। डुअल रूल बोले तो 1765 से 1772 तक चलेगा। डुअल रूल क्या है? पावर अंग्रेज अपने पास रख लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा भारतीय को। अब यह डुअल रूल लॉ कौन रहा है? डुअल रूल लॉ कौन रहा है? तो डुअल रूल रहा इसमें रॉबर्ट क्लाइव। तो आपका आंसर बोलेगा बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर देना पड़ेगा आपको, रॉबर्ट क्लाइव। इस तरह से आपको ध्यान में रह जाएगा। उसके बाद द्वैत शासन के बाद बंगाल कंगाल हो गया। इसमें कुछ नवाब यानी कि डिप्टी वो बन के आया, गवर्नर ऑफ बंगाल आया, जैसे कि क्लाइव आया सबसे पहले, 2 साल रहा, 65 से 67। फिर बारे लास्ट आया 67 से 69 रहा। फिर जो है कार्टियर आया 1769 से 72 आया, और वारेन हेस्टिंग आया 1772-73 आया। इसी वारेन हेस्टिंग के टाइम में 1773 का रेगुलर एक्ट में पास हो जाएगा। ब्रिटेन के पार्लियामेंट पारित एक्ट होगा, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार होगी, ये सारा चीज हो जाएगा। अब इसी समय में अंग्रेज क्या करेगा? अब जब अंग्रेज पास रियल पावर आ गया तो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो बोले भारतीयों को केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, खुद के पास पावर रखा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया 3 व्यक्ति को दिया, जहां से सवाल रेज होता है। राजा खां है, इसको बंगाल का दीवान बनाया, पैसा वसूली करने का जिम्मेदारी इसको दिया। सीताब राय को बिहार, इसलिए बिहार पर है तो बिहार का सीताब राय ध्यान रखिएगा, पटना का एरिया इसको दिया गया। और दुर्लभ राय उड़ीसा कटक का एरिया इसको दिया। तो 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसी समय अंग्रेज जो है सुपरवाइजर का पद लाया, कलेक्टर का पद लाया, 1770 के अराउंड ये सब कुछ किया। तो ये द्वैत शासन हो गया। द्वैत शासन के बहुत निगेटिव प्रभाव रहे, बंगाल कंगाल हो गया। इसे रिचर्ड बेकर के एक स्टेटमेंट था कि एक सुंदर बंगाल देश ने कई निरंकुश राजाओं के दौर को देखा, लेकिन जितना नुकसान निरंकुश राजाओं के दौर में बंगाल का नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान एक सब देश की एक सब कंपनी ने पहुंचा दी। तो यह आपको हो गया रिचर्ड बेकर का स्टेटमेंट। ऐसे ही जब जाइएगा द्वैत शासन में क्या रहा था, अकाल आया था 1770 का, भयंकर अकाल आया था। उसी समय सन्यासी का विद्रोह वहां शुरू हो जाएगा। अकाल में अंग्रेज ध्यान नहीं दिया और 1/3 से ज्यादा आबादी बंगाल की समाप्त हो गई थी अकाल के आने के कारण। तो वो वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। के.एम. पनिकर ने बोला था कि अंग्रेजों ने तो बंगाल को बुच्चर खाना बना दिया, ठीक है। और पर्सिवल स्पीयर बोले थे कि बेशर्मी और लूट का काल चल रहा है। तो ऐसे करके सारी चीजें हो गए। तो आज आप बक्सर युद्ध, पलासी युद्ध समझे। अब थोड़ा सा बिहार के 2-4 पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि जो बक्सर युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध के बाद बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा उसके उप गवर्नर धीरज नारायण, ये जो धीरज नारायण राम नारायण का भाई था, उस धीरज नारायण के सहयोग से चलाया जा रहा था। तो बक्सर के बाद बिहार में प्रशासन का जिम्मेदारी दे दिया मिर्जा मोहम्मद कासिम खां। वो किसके सहयोग से चला रहा था? तो राम नारायण के भाई धीरज नारायण के सहयोग से। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको ध्यान रखिएगा। 1770 ईस्वी में बताया अकाल पड़ा। इस अकाल में एक लगान परिषद बनाया गया, इसका जो नाम है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना है, इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर को रखा गया था। फिर 1765 ईस्वी आया, लॉर्ड क्लाइव आया, बिहार बंगाल में 2 शासन लागू किया, जो मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बन के आए थे, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अली गोहर जो शाह आलम द्वितीय था, ये पटना को घेरा डाला, तो इसको भगा दिया था अंग्रेज, उसका नाम था कैप्टन नॉक्स, ठीक है। इसकी सेना इसको मार भगाया था। और अली गोहर जो है अपना लास्ट अभियान 1759 बिहार से करा और खत्म हो गया इसका कहानी। जब अली गोहर है जो आपको शाह आलम द्वितीय जिसको बोले थे, उनकी मृत्यु हुई, तो अली गोहर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अधिकार किया था तो अंग्रेज के सहयोग से किया था, ठीक है। और जो पटना में था अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गोहर का राज्याभिषेक हुआ था। तो इस बिहार से कनेक्ट हो गया है मुगल राजा। कौन सा मुगल राजा था जो राज्याभिषेक पटना में करवाया? तो पटना में अली गोहर जो है राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बंगाल में जो द्वैत शासन है, इस प्रणाली को वारेन हेस्टिंग समाप्त करा था, लाया था रॉबर्ट क्लाइव, खत्म किया वारेन हेस्टिंग। ये 2 नाम तो ऐसे ही आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली गोहर का पटना में राज्याभिषेक हुआ, ये ध्यान रख लेना है। 3 जो डिप्टी दीवान मैंने बताया, जैसे कि आपको सीताब राय, ये बिहार का बनाया गया, दुर्लभ राय को उड़ीसा का बनाया गया, राजा खां को बंगाल को बनाया। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रख लेना है।
द्वैध शासन के बाद पहला जो बंगाल गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, उसको ध्यान में रखिएगा। खत्म द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग में हुआ, क्योंकि 77 का रेगुलर एक्ट में पास हो गया। अकाल आया, उसके रिजल्टेंट थे द्वैध शासन के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बीपीएससी में क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा सारा क्वेश्चन, जितना मैंने लेक्चर में बताया उसे बार एक को क्वेश्चन नहीं आने वाला है, उतना खाली सुन लेना अच्छे से। इसका नोट भी होगा तो टाइम निकाल कर हम भेज देंगे, कोशिश करेंगे आज ही सेंड कर देने का, नहीं तो कल तो पक्का भेज देंगे। देखिए जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन जो लागू किया गया था किसके द्वारा, बंगाल में, तो आपको बता दिए हम, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फिर सम्राट शाहआलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी प्रदान की थी, वो डेट पूछ रहा है। तो 12 अगस्त 1765, चूंकि पहला संधि में ही दे दिया था दीवानी अधिकार, दूसरा तो 16 है अवध नवाब से, तो 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की पहली संधि में। फिर किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के एक शाही फरमान दिया, तो फर्रुखसियर का फरमान पड़े 1717 में, पढ़े ना। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान, अभी बताया ना, मोहम्मद राजा खां को उप दीवान बनाया। सीताराम राय वो दुर्लभ राय, सीताराम राय को बिहार का बनाया, दुर्लभ राय को उड़ीसा का बनाया। बताए, देखिए क्वेश्चन पूछा आपको। निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब दीवान बनाया, तो सीताराम राय को बताए कि ये बिहार का, ये भी पूछे हुए हैं। निम्नलिखित किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया, अभी बताए ना, वारेन हेस्टिंग। ये तमाम क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, और मैंने जो लेक्चर दिया उसे बार बता दीजिए कोई क्वेश्चन, इसलिए लेक्चर को कृपया करके अच्छे से सुन लीजिएगा। सुनने के बाद माइक्रो होगा तो नोट भी बना लीजिएगा। मेरा नोट तो ऐसा हल्का इनलार्ज रहेगा, एक बार पढ़ा दिए समझ ही नहीं, दिमाग में घुस गया होगा। उसके बाद क्या करिएगा, वीडियो को देख लेना अच्छे से और उसका दिमाग में सेट कर लेना और कभी को रिवाइज करना। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।